नमस्कार दोस्तों। आज का जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो है इन्वेंट्री कॉस्ट कंट्रोल। इन्वेंट्री कॉस्ट कंट्रोल इट मीन्स आपके पास जो इन्वेंट्रीज है इसको हम मटेरियल या स्टॉक भी बोल सकते हैं। तो इन्वेंट्री को कैसे नियंत्रित किया जाए, सामग्री लागत को कैसे नियंत्रण में लाया जाए, इसको मैं अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो इन्वेंट्री का मतलब होता क्या है? इन्वेंट्री का मतलब ये होता है जब हमारे स्टोर में कुछ ऐसा फिजिकली स्टॉक पड़ा हुआ है जो प्रोडक्शन में यूज़ नहीं हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ नहीं हुआ है, उसको हम बोल सकते हैं इन्वेंट्री। इन्वेंट्री को स्टॉक भी बोला सकता है। तो यहाँ पर नॉर्मल जो बिजनेस से रिलेटेड स्टॉक होता है जो स्टोर में रखा हुआ है उसको हम इन्वेंट्री बोलते हैं। तो यहाँ पर काइंड्स ऑफ मटेरियल्स, कितने प्रकार के मटेरियल्स यहाँ पर होता है जो हम बिजनेस में, प्रोडक्शन फील्ड में, मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर काइंड्स ऑफ मटेरियल की बात करते हैं। सबसे पहले होता है मटेरियल ऑफ रॉ मटेरियल, कच्चे माल की जो कुछ सामग्री हमारे पास होती है जो स्टोर में रखी होती है। इसमें डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल, कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो डायरेक्टली कहीं ना कहीं प्रोडक्शन से डायरेक्टली जो हमें दिखते हैं, और इनडायरेक्टली मटेरियल होते हैं जो उसको हेल्प कर रहे होते हैं प्रोडक्शन में। होता है मटेरियल ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, इट मीन्स काम अभी पूरा नहीं हुआ है, काम अभी प्रोग्रेस पर है, तो उस समय जो मटेरियल हम यूज़ करने वाले हैं उसको बोलते हैं मटेरियल ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। इसके बाद मटेरियल जब तैयार हो जाता है, फिनिश गुड्स तैयार हो जाता है, तो बोलते हैं मटेरियल ऑफ फिनिश गुड्स, मार्केट में बिकने के लिए तैयार हो जाता है। मटेरियल ऑफ इक्विपमेंट्स, हमारे पास जो इक्विपमेंट्स खुले औजार्स होते हैं उनको हम, मशीनें, इस टाइप से जो होते हैं वो मटेरियल ऑफ इक्विपमेंट्स। एंड अदर गुड्स भी हो सकते हैं, जैसे आपको रिपेयर करना है, ऑयल है, या जो भी अदर मटेरियल जो आपके प्रोडक्शन में मशीनों को रिपेयर करने में हेल्प कर रहे होते हैं, अदर मटेरियल्स कहलाते हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ मटेरियल और इन्वेंट्री कंट्रोल, क्या ऑब्जेक्ट होते हैं? क्योंकि कोई ना कुछ उद्देश्य होना ज़रूरी है कि हम मटेरियल को कंट्रोल क्यों करें, और कंट्रोल करने से हमारे क्या क्या ऑब्जेक्ट पूरे हो सकते हैं, क्या फ़ायदा हो सकता है। तो यहाँ पर दो तरह के ऑब्जेक्ट हैं। एक होता है ऑपरेटिंग ऑब्जेक्ट, बिजनेस को चलाने से संबंधित या बिजनेस को रन करने से संबंधित कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं। पहला होता है अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, इट मीन्स मटेरियल टाइम टू टाइम हमें अवेलेबल रहे, उपलब्धता रहे, कभी ऐसा ना हो कि शॉर्टेज हो जाए या हमारा प्रोडक्शन रुक जाए या डिमांड को हम पूरा ना कर पाए। दूसरा होता है प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसी, इट मीन्स हमें मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाना है और अच्छा करना है, तो कहीं ना कहीं मटेरियल का वेस्टेज होना को रोकना पड़ेगा, और इस प्रकार से कहीं ना कहीं हमें टाइम टू टाइम मटेरियल आता रहेगा तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसी को बढ़ाने में मदद मिलती है। बेटर सर्विस टू कस्टमर, जैसे कि मैंने बताया कि कस्टमर्स को अगर टाइम पर सप्लाई नहीं किया जाएगा तो कहीं ना कहीं इन फ्यूचर हमें डिमांड मिलना कम हो जाती है। तो हमें जैसे ही डिमांड मिलती है, जैसे वर्क ऑर्डर मिलता है, उसको हम तभी पूरा कर सकते हैं जब मटेरियल हमारे पास स्टोर में पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल हो। इस प्रकार से बेटर सर्विस टू कस्टमर्स को देने के लिए मटेरियल कंट्रोल ज़रूरी होता है। डिटर्मिनेशन ऑफ डिफरेंट लेवल्स, मटेरियल को अलग अलग लेवल पर आपको डिफाइन करना है, डिटरमाइन करना है। ये अलग अलग लेवल हो सकते हैं, मैक्सिमम लेवल है, मिनिमम लेवल है, ऑर्डर पॉइंट है, डेंसर लेवल है, एवरेज लेवल है, ये सब लेवल्स होते हैं, इनका ध्यान रखना ज़रूरी है। तो डिटरमाइन करने के लिए भी मटेरियल को कंट्रोल करना ज़रूरी है, इन्वेंट्री कंट्रोल ज़रूरी होता है। एफिशिएंसी सिस्टम ऑफ स्टोरेज, इनमें हमारे स्टोर में कितना ज़्यादा कैपेसिटी है, कितना स्टोर कर सकते हैं, इसके लिए भी अभी टाइम टू टाइम रिकॉर्ड रखना ज़रूरी है। मटेरियल को, इन्वेंट्री को हमें कंट्रोल करते रहना पड़ेगा। फाइनेंशियल ऑब्जेक्ट्स, वित्तीय उद्देश्य कुछ होते हैं। पहला होता है ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट्स, इट मीन्स आप इन्वेस्टमेंट ना तो ज़्यादा करना है ना कम करना है, ना तो स्टॉक की कमी होने पाए और ना ही हमारे पास जो कैपिटल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़े। मतलब आपको एक बैलेंस में ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना ज़रूरी है। तो ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट हो, ये भी एक ऑब्जेक्ट होता है इन्वेंट्री कंट्रोल का। मिनिमम कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज, इट मीन्स आप जो ऑर्डर देने वाले स्टॉक का, उसमें कॉस्ट कम से कम आना ज़रूरी है। तो कॉस्ट में TIC, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट बोलते हैं। इसमें आपका एक तो होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट, एक होता है कैरिंग कॉस्ट, और एक नॉर्मली जो आप प्राइस पर यूनिट प्राइस होता है। ये तीन तरह की कॉस्ट को यहाँ पर मिला करके टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट आता है। तो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट कम से कम आना ज़रूरी है, ये भी एक ऑब्जेक्ट होता है। ऑप्टिमम स्टॉक टर्नओवर, स्टॉक टर्नओवर इट मीन्स जो मटेरियल बनाया जा रहा है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, उसके कंपैरिजन में उसके, है ना, तो आपको स्टॉक का टर्नओवर रखना ज़रूरी है। इट मीन्स स्टॉक टर्नओवर का जो हम अगर कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक या एवरेज इन्वेंट्री बोला जाता है। तो स्टॉक
टर्नओवर, ऑप्टिमम स्टॉक टर्नओवर। कुछ टेक्निक्स की बात करते हैं यहाँ पर कि मटेरियल को कंट्रोल करना है तो कुछ टेक्निक्स का यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं। इसके कुछ स्कोप्स होते हैं, तो यहाँ पर मटेरियल या इन्वेंट्री कंट्रोल ये कुछ स्कोप हैं। स्कोप में पहला होता है हम सामग्री नियंत्रण की कुछ टेक्निक्स का यूज़ कर सकते हैं, और इसमें 5 या 6 टेक्निक से अगर हम प्रोडक्शन की तरफ जाते हैं, इन टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, तो हमारी कॉस्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पर कम से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो सकती है। तो कुछ टेक्निक्स होती हैं, उनके मैं नाम आपको बताता हूँ। पहला होता है AVC एनालिसिस, इट मीन्स ऑलवेज वेस्ट कंट्रोल। ABC एनालिसिस क्या होता है? AVC यहाँ पर हम जो वुड मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं, गुड्स मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं, उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया जाता है। एक कैटेगरीज में उन पर्टिकुलर वस्तुओं का निर्माण किया जाएगा, बनाया जाएगा, जिनको ज़्यादा से ज़्यादा लोग कंज्यूम करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उनका उपभोग किया जाता है, वस्तुएं खरीदी जाती हैं, उनको हम सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा बनाते हैं, उन पर ज़्यादा से ज़्यादा, इन पर खर्च कम होता है लेकिन इनसे रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट होता है। बी कैटेगरी में मीडियम मध्य क्लास के लोगों को रखा जाता है, जिनको वस्तुओं को कम खरीदा जा रहा है, ऐसे लोगों को रखा जाता है, ऐसी वस्तुओं को रखा जाता है, तो उनको हम सेकंड लेवल पर, जिनमें कॉस्ट और रेवेन्यू लगभग है ना बराबर होती है। तो यहाँ पर सी कैटेगरीज होती है, जिन पर सबसे कम खरीदा जाता है, ऐसी वस्तुओं को हम, कॉस्ट ज़्यादा होती है लेकिन इससे रेवेन्यू कम से कम, जैसे कॉस्ट 75 से 80% आ रही है और रेवेन्यू अगर देखें तो 5 से 10% मिल रही है, तो ऐसे गुड्स को प्रोड्यूस करना थोड़ा सा अवॉइड करना होगा। तो ABC एनालिसिस, ऑलवेज वेस्ट कंट्रोल। दूसरा होता है VED एनालिसिस। VED एनालिसिस होता क्या है? तो V को बोल सकते हैं वाइटल, E एसेंशियल और D डिज़ायरेबल एनालिसिस। वाइटल का मतलब होता है जिन वस्तुओं के बिना या जिन आइटम्स के बिना उत्पादन रुक जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो सकता, तो उनको आपको सबसे पहले लेके आना है। एसेंशियल, जो उत्पादन व्यवस्था को आपको कैपेसिटी बढ़ाने के लिए ज़रूरी होते हैं, लेकिन जिनके ना होने पर उत्पादन की स्पीड जो होती है, प्रोडक्शन की स्पीड होती है, वो कम हो जाती है, कहीं ना कहीं आपको कुछ बाधाएं या बैरियर्स आ सकती हैं, वो कहलाते हैं एसेंशियल। और डिज़ायरेबल, अगर ये नहीं है, अगर ये आपके पास उपलब्ध नहीं है वस्तुएं, जिनके अभाव में उत्पादन पर इमीडिएटली तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन लॉन्ग टाइम में ऐसे स्टॉक को रखना ज़रूरी होता है और इसको कम से कम स्टोर किया जाता है, तो होता है डिज़ायरेबल। तो VED, वाइटल, एसेंशियल और डिज़ायरेबल। नेक्स्ट होता है SDE एनालिसिस। S फॉर होता है स्केर्स, जिनकी सप्लाई पर्याप्त मात्रा में नहीं है। इट मीन्स आपको सप्लाई के लिए अगर बोला जाता है, किसी सप्लायर को बोला जाता है, तो वो टाइम से सप्लाई नहीं कर सकता है, या आप जितना डिमांड करते हैं उतना आपको सप्लाई नहीं मिल पाता है, इनको आपको अपने पास रखना है। अगर ये नहीं रखेंगे तो आपका प्रोडक्शन रुक सकता है। दूसरा होता है डिफ़िकल्ट, इनकी सप्लाई तो हो जाती है बट थोड़ा सा डिफ़िकल्टी आ सकती है, कठिनाई आती है ऐसे पार्ट्स को बुलाने में। इजीली अवेलेबल, और कुछ ऐसे आइटम्स या वस्तुएं हो सकती हैं जिनको स्थानीय लोकल मार्केट से भी खरीदा जा सकता है। तो इस प्रकार से आप SDE एनालिसिस टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम बात करें और भी टेक्निक्स यहाँ पर हो सकती हैं, जैसे बात करें HML टेक्निक्स या एनालिसिस। H मतलब हाई लेवल पर जो डिमांड होती है उनको प्रोड्यूस करें, फिर मीडियम लेवल और फिर लो लेवल। इसी प्रकार से FSN एनालिसिस भी होता है, फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग और नॉन मूविंग। जो ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री होती है उसको पहले बनाएं, फिर स्लो मूविंग, और फिर जो बिल्कुल नहीं बिक रहा है, सीजनेबल बिजनेस कभी कभी हो जाते हैं, नॉन मूविंग। इसी वजह से SOS सीजनेबल बिजनेस और ऑफ सीजनेबल बिजनेस। सीजनेबल बिजनेस में जो सीज़न की वस्तुएं होती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग की जाती हैं और उनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना भी ज़रूरी होता है। तो एक कुछ टेक्निक्स होती हैं जिसमें कॉस्ट कम से कम आती है और हमारा रेवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं मटेरियल या इन्वेंट्री कॉस्ट कंट्रोल। इसमें जब मटेरियल को स्टोर लेवल की बात करें तो स्टोर लेवल में हमें कुछ लिमिट्स और कुछ लेवल को मेंटेन करना पड़ता है। इसमें हम 4 या 5 प्रकार के लेवल देख सकते हैं। पहला होता है मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल का मतलब है इससे ज़्यादा कैपेसिटी हमारे पास स्टोर में सामान रखने की नहीं है, तो इससे ज़्यादा हमें स्टोर में नहीं रखना है। तो मैक्सिमम लेवल का एक आपको पर्टिकुलर क्वांटिटी रहती है। उसके बाद है मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल का मतलब होता है कि वो लेवल जब आप अगर
अगला ऑर्डर नहीं देते हैं तो मिनिमम लेवल के नीचे अगर जाते हैं तो आपको प्रोडक्शन रुक सकता है या स्लो हो सकता है। तो मिनिमम लेवल से नीचे नहीं जाना है, तो मिनिमम लेवल का ध्यान रखना है। इसी प्रकार से ऑर्डर पॉइंट, आदेश बिंदु बोला जाता है इसको। ऑर्डर पॉइंट का मतलब होता है कि आपको अब आदेश देना है, नहीं तो स्टॉक पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। तो नया ऑर्डर देने के लिए आपको वो लेवल भी याद रखना है। एक होता है डेंजर लेवल, जब आप मिनिमम लेवल से भी नीचे पहुंच जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपका स्टोर में जो गुड्स होता है वो पूरी तरह से खाली हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आपको याद रखना है कि डेंजर लेवल में नहीं पहुंचना है। एवरेज, ऑन एवरेज आप देखा जाता है कि कोई भी स्टॉक 2 दिन में पूरा हो जाएगा, तो आपको 2 दिन में गुड्स की डिलीवरी होना भी ज़रूरी है। तो आपको एवरेज लेवल भी याद रखना है। तो ये अलग अलग लिमिट्स भी याद रखना है जिससे कि स्टोर को भी मेंटेन किया जा सके। तो अभी तक आपने जो इतने वीडियोस देखे हैं कॉस्ट अकाउंट से रिलेटेड हैं। आगे भी और ऐसे अच्छे वीडियो लेके आता रहूँगा। और अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।